हेलो स्टूडेंट, ये दोनों आपको चित्र बनाने हैं आगे। इसमें समझ में नहीं आए तो अपनी बुक से देख लेना। ठीक, तो कल तक हमने जो मादा जननांग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब इनके बीच मैथुन प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैथुन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैथुन। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंचुआ द्विलिंगी होता है, लेकिन इनमें स्वनिषेचन नहीं होता, परनिषेचन नहीं होता है। होता तो जरूर द्विलिंगी है, लेकिन इनमें स्वनिषेचन नहीं होता, परनिषेचन होता। मतलब दो केंचुओं की आवश्यकता पड़ती है। और निषेचन प्रक्रिया के दौरान केंचुए जब जैसे वर्षा ऋतु होती है तो जमीन से आधे बाहर निकल आते हैं, आधे जमीन के अंदर रहते हैं और आधे बाहर निकल आते हैं। तो सिंपल सी प्रोसेस होती है कि जैसे नर हुआ और मादा हुई, नर और मादा होते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, मतलब उल्टे। एक का सर इस साइड होता है और एक की पूंछ इस साइड होती है। ठीक, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और जो नर जननांग होता है इस मादा के अंदर होता है, मादा जननांग होता है इसका इसके अंदर होता है। ठीक, ये प्रोसेस लगभग 1 घंटे चलती है। 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलती रहती है। नर अपने शुक्राणु मादा के अंदर छोड़ती है और इसके ये नर शुक्र इसके अंदर छोड़ता है। मतलब क्या होता है, द्विलिंगी होता है। दोनों देखो, हम अगर सीधी भाषा में समझे, हम किसी को नर और किसी को मादा नहीं कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि द्विलिंगी होते हैं, दोनों में 2 लिंग होते हैं, तो हम किसी भी केंचुए को नर और मादा नहीं समझेंगे। ठीक, तो नर और मादा को हम हटा देंगे। मतलब जो पहला केंचुआ होता है इसका जो नर जननांग होता है दूसरे केंचुए के अंदर रहता है और दूसरे का पहले के अंदर होता है। ठीक, और ऐसे ही यही प्रोसेस चलती रहती है लगभग 1 घंटा। 1 घंटे बाद अलग हो जाते हैं, प्रोसेस खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। पहले इस प्रोसेस को, पहले डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मैथुन में क्या लिखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखना है द्विलिंगी होने पर भी केंचुए, द्विलिंगी होने पर भी केंचुए में परनिषेचन होता है। द्विलिंगी होने पर भी केंचुए में परनिषेचन होता है। अर्थात एक सदस्य के अंडाणुओं का निषेचन, अर्थात एक सदस्य के अंडाणुओं का निषेचन दूसरे के शुक्राणु करते हैं। मतलब यदि इसके अंडाणु, ये वाला पहला जो केंचुआ इसके अंडाणु का निषेचन दूसरे का शुक्राणु करेंगे और इसके अंडाणुओं का निषेचन इसके शुक्राणु करेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। मतलब पहले केंचुए का दूसरा केंचुआ करेगा, दूसरे का पहला करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के शुक्राणु अंडाणुओं का निषेचन करते हैं। शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन अंडाणुओं से पहले ही हो जाता है। ये हमने पहले भी बता दिया था कि शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु से पहले परिपक्व हो जाते हैं। शुक्राणुओं का परिपक्वन अंडाणुओं से पहले ही हो जाता है। नीचे वाली लाइन से लिखना है, केंचुओं में जनन बरसात में होता है। केंचुए में जनन बरसात में होता है। वर्षा ऋतु में केंचुए में जनन होता है। इसमें निकटवर्ती बिलों से 2 केंचुए आधे आधे बाहर निकलकर, इसमें निकटवर्ती बिलों से 2 केंचुए आधे आधे बाहर निकलकर इस प्रकार उल्टे सटते हैं, इस प्रकार उल्टे सटते हैं कि एक का मुख द्वार, उल्टे सटते हैं कि
कि एक का मुख द्वार दूसरे की गुदा की ओर तथा एक के नर जनन छिद्र दूसरे के किसी एक जोड़ी स्पर्मेथिकल छिद्रों पर होते हैं। स्पर्मेथिकल छिद्रों पर होते हैं मतलब जो नर जनन अंग होता है वो दूसरे के स्पर्मेथिकल छिद्र जिसे हम बोलते हैं जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र, उसकी ओर होता है। और मतलब इस प्रकार एक दूसरे से सटे रहते हैं कि एक साइड होता है मुख द्वार तो दूसरे का होता है गुदा द्वार, मतलब उल्टे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। प्रत्येक नर छिद्र के चारों ओर की त्वचा उभरकर नर छिद्र के चारों ओर की त्वचा उभरकर एक शंक्वाकार अंकुर बनाती है। जो नर छिद्र होता है इसकी त्वचा उभरकर एक नर अंकुर बना लेती है। यही नर अंकुर मादा अंग के अंदर जाता है। ठीक, ये नर अंकुर बना लेते हैं। जो सामने वाले स्पर्मेथिकल छिद्र में फिट हो जाता है, जो ये छिद्र होता है मादा का जनन अंग होता है, इसे स्पर्मेथिकल छिद्र बोलते हैं, इसी में फिट हो जाता है। अब दोनों में से प्रत्येक केंचुए के नर जनन छिद्रों में से शुक्राणु तथा प्रोस्टेट द्रव अब क्या होता है कि दोनों केंचुए में से अगर पहले दूसरे वाले केंचुए से जो शुक्राणु निकलेंगे वो पहले केंचुए के अंदर जाएंगे इधर से, और पहले केंचुए से जो शुक्राणु निकलेंगे वो दूसरे केंचुए के अंदर जाएंगे। देखो ये खंड सब एक से बनाना है। जो नर जनन अंग बनता है वो 18वें खंड में बनता है, चाहे पहले में हो चाहे दूसरे में हो। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है ये सीधा है, ऊपर वाला है उल्टा है। इधर भी 18वें खंड में नर जनन अंग है, इधर भी 18वें खंड में नर जनन अंग है। ठीक, तो शुक्राणु जाते हैं और प्रोस्टेट द्रव, एक द्रव होता है वो भी अंदर जाता है। केंचुए के नर जनन छिद्रों से शुक्राणु तथा प्रोस्टेट द्रव साथी केंचुए की स्पर्मेथिकी में भरने लगते हैं। एक जोड़ी स्पर्मेथिकी के पूरे भर जाने पर दोनों केंचुए थोड़ा खिसक जाते हैं। और पेपली को दूसरी जोड़ी स्पर्मेथिकी छिद्रों के सामने ले आते हैं। स्पर्मेथिकी छिद्रों के सामने ले आते हैं मतलब पेपली क्या होता है, जो नर का जो भाग होता है इसकी सतह को पेपली कहते हैं। अब जब क्या होता है
कि जो शुक्राणुओं से स्पर्मेथ की पहली स्पर्मेथ की भर जाती है, जो पहला जनन छिद्र होता है भर जाता है, फिर ये खिसकते हैं और इस पेपली को जो ऊपर का आवरण होता है, अभी क्या जब भर जाते हैं तो ये जो नर अंकुर होता है ये पिचक जाता है, पेपली बन जाता है। ठीक, अब जब ये खिसकेंगे तो दूसरा जो जनन छिद्र आएगा स्पर्मेथ की, तो उसमें ये नर अंकुर फिर से फूट जाएंगे। ठीक, और फिर दूसरे वो मादा जनन अंग जो स्पर्मेथ की होती है फिर उसको भरेंगे। ठीक, ऐसे ही बार बार खिसक कर मैथुन द्वारा, ऐसे ही बार बार खिसक कर, ऐसे ही बार बार खिसक कर मैथुन द्वारा दोनों केंचुए की सब स्पर्मेथ की एक दूसरे के शुक्राणुओं से भर जाती है। सब स्पर्मेथ की एक दूसरे के शुक्राणुओं से भर जाती है। ऐसे ही बार बार खिसकेंगे तो जितने भी मादा जनन छिद्र कितने तो 3, जैसे ये है बीच में, तो ऐसे ही खिसक खिसक कर क्या होते हैं, सभी स्पर्मेथ की भर जाती हैं जितने भी होते हैं। लगभग 1 घंटे के मैथुन के बाद ये केंचुए अलग हो जाते हैं। लगभग 1 घंटे के मैथुन के बाद ये केंचुए अलग हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे खिसक जाते हैं। जितनी भी स्पर्मेथ की होती हैं, ये जो मादा जनन छिद्र होता है ना, ये सब भर जाती हैं। और जब सब भर जाती हैं लगभग 1 घंटे में, ये देखो जैसे ही नीचे वाला आगे को खिसकेगा तो ये अंकुर हैं, इसमें आएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, वैसे ही इस प्रकार ये अंकुर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें, जैसे ये ऐसे खिसकेगा। ठीक, तो सभी जितनी स्पर्मेथ की होती हैं सभी क्या होती हैं, शुक्राणुओं से भर जाती हैं। अब जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। कोकून क्या होता है, ये होता है कोकून। अब कोकून क्या होता है, ये जो ऊपरी सतह होती है ये हवा के संपर्क में आके सिकुड़ जाती है। तो जब सिकुड़ जाएगी तो जो इसका बीच का जो केंचुआ होगा इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है ऐसे, और ये केंचुआ धीरे धीरे आगे की ओर खिसकता है। तो जो शुक्रधानियां होती हैं जिनमें शुक्राणु भरे होते हैं वो इसके इस आवरण के अंदर से खिसकता हुआ आता है, और जैसे ही अंदर से खिसकता हुआ आएगा तो जितने भी शुक्राणु भरे हैं स्पर्मेथ की में सब इस कोकून के आवरण में क्या होंगे, भर जाएंगे, और धीरे धीरे ये केंचुआ निकलता हुआ पूरा निकल जाएगा। बचेगा क्या, ये आवरण, ये जो ऊपर का आवरण होता है ये बचेगा, और इसमें क्या होते हैं, शुक्राणु भरे होते हैं, और ये जमीन में छोड़ दिया जाता है। जमीन में जब छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे ग्रोथ करके ये कोकून अकेला बचता है। कैसे, ऐसा बचता है। जब जमीन में छोड़ दिया जाता है तो ऐसा बचता है। इस प्रकार इस साइड का जो छिद्र होता है, अब जैसे ये ऐसा प्राप्त हुआ तो ये छिद्र जो केंचुआ इसके अंदर से खिसका है ना, तो बीच में एक छिद्र होगा, वही छिद्र होते हैं ये जो धीरे धीरे क्या होते हैं, हवा के संपर्क में आते जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। बंद हो जाएंगे, फिर इसमें नए केंचुए का जन्म होगा, जमीन में पड़ा रहता है, फिर नया केंचुआ पैदा हो जाता है कोकून से। ठीक, तो अब कोकून निर्माण की विधि क्या होती है इसको देखेंगे। कोकून निर्माण तथा निषेचन, अगला हेडिंग है कोकून निर्माण तथा निषेचन। कोकून निर्माण तथा निषेचन, ये हेडिंग डालनी है, कोकून निर्माण तथा निषेचन। कोकून का निर्माण कैसे होता है, या निषेचन भी कहते हैं इसे। तो इसमें लिखना है, मैथुन के बाद अंड निक्षेपण एवं निषेचन की क्रियाएं होती हैं। मैथुन के बाद अंड निक्षेपण तथा निषेचन की क्रियाएं होती हैं। मैथुन के बाद अंड निक्षेपण
तथा निषेचन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं एक थैलीनुमा ककून में होती हैं, एक थैलीनुमा ककून में होती हैं। ये दोनों क्रियाएं एक थैलीनुमा ककून में होती हैं। क्लाइटेलम के खंडों, देखो क्लाइटेलम आप कहोगे क्या होता है, तो क्लाइटेलम जो इसका आवरण होता है, ऊपरी आवरण से जो लेसलेस मतलब चिकना होता है, क्लाइटेलम कहलाता है। तो इसके कुछ खंड होते हैं, क्लाइटेलम के खंडों 14, 15, 16। कौन कौन? 14, 15, 16, ये वाला जो एक खंड होता है, ठीक। तो उसमें लिखा है कि क्लाइटेलम के खंडों कोष्टक में 14, 15 एवं 16 की एपिडर्मिस में ग्रंथिल कोशिकाओं के कई स्तर होते हैं। ग्रंथिल कोशिकाओं के कई स्तर होते हैं। तो जो क्लाइटेलम होता है इसमें ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं और उसके कई स्तर होते हैं, इसके चारों ओर कई स्तर होते हैं। अब क्या होता है, जनन काल में इसकी कोशिकाएं एक लसदार द्रव का स्रावन करती हैं, तो क्लाइटेलम की कोशिकाएं होती हैं जनन काल के दौरान एक लसदार द्रव का स्रावन करती हैं। जो क्लाइटेलम के चारों ओर एक प्रकार की पेटी सी बना लेता है, जो क्लाइटेलम के चारों ओर एक प्रकार की पेटी सी बना लेता है। अब जो क्लाइटेलम होता है इसके चारों ओर एक प्रकार की पेटी सी मतलब आवरण बना लेता है, ठीक, एक प्रकार की पेटी सी बना लेता है। हवा के संपर्क में यह पेटी सूखने लगती है। हवा के संपर्क में यह पेटी सूखने व सिकुड़ने लगती है। जैसे ही हवा के संपर्क में आती है यही पेटी सूखने व सिकुड़ने लगती है। इसी से ककून का निर्माण होता है। जब ही केंचुआ आगे की ओर खिसकेगा तो ये पेटी जब सूख जाती है, केंचुए का जो शरीर है वो इसके अंदर रहता है, अभी फिर खिसकता है और खिसकते हुए जितने भी शुक्राणु होते हैं इसके अंदर भर जाते हैं और ये अलग हो जाता है, ठीक। सूखने व सिकुड़ने लगती है, इसी को कोकून कहते हैं। अब ये जो आवरण होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। इसी को कोकून कहते हैं। इसके सिकुड़ने पर अंडवाहिनियों में दबाव बढ़ता है। इसके सिकुड़ने पर अंडवाहिनियों में दबाव पड़ता है। जब ये सिकुड़ता है तो इसके जो अंदर जो अंडवाहिनी होती हैं उनमें दबाव पड़ता है। अतः मादा जनन छिद्र से अंडाणु निकलकर ककून में भर जाते हैं। मादा जनन छिद्र से अंडाणु निकलकर ककून में भर जाते हैं। ये प्रोसेस सभी अंदर ही अंदर होती है, ठीक। जब वो केंचुए अलग हो जाते हैं फिर ये प्रोसेस होती है। अब देखो आगे, ककून का निर्माण करने वाली ग्रंथियां, ककून का निर्माण करने वाली ग्रंथियां
केवल इन्हीं खंडों की एपिडर्मिस, केवल इन्हीं खंडों की एपिडर्मिस में होती हैं, इन्हीं खंडों की एपिडर्मिस में होती हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो, यदि इन्हें हटा दिया जाए तो कोकून नहीं बन सकते, कोकून नहीं बन सकते। आगे लिखो, कोकून बन जाने के बाद, कोकून बन जाने के बाद केंचुआ पीछे की ओर खिसक कर, केंचुआ पीछे की ओर खिसक कर अपने अग्रभाग को धीरे धीरे इसमें से निकालता है। ठीक, तो जब क्या होता है, कोकून बन जाता है तो केंचुआ धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगता, और जो इसका आगे वाला भाग होता है, इस आगे वाले भाग को धीरे धीरे इसमें से होकर निकालता है। ठीक, तो आगे वाले भाग को जैसे ही धीरे धीरे इसमें से होकर निकालता है तो शुक्राणु जो होते हैं, जो भरे होते हैं स्पर्मेथिकी में, ठीक, तो वो जनन छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, इस कोकून में निकाल लेते हैं। और जब इस कोकून में भर जाते हैं फिर क्या होता है, नया एक कोकून बन जाता है और धीरे धीरे समय के साथ ग्रोथ करके ये केंचुआ बन जाता है। कोकून से होकर निकलता है तो इस भाग की एपिडर्मिस की ग्रंथियों द्वारा स्रावित, तो इस भाग की एपिडर्मिस ग्रंथियों द्वारा स्रावित एल्बुमेन कोकून में भर जाता है, एल्बुमेन कोकून में भर जाता है। अंत में केंचुए का पूरा अगला शरीर, अंत में केंचुए का पूरा अगला शरीर कोकून से होकर निकल जाता है। अब जो पूरा शरीर है वो कोकून से होकर निकल जाता है। जो एल्बुमेन होता है, जो शुक्राणु जब उस भर जाते हैं तो जब क्या होता है कि जैसे शुक्राणु स्पर्मेथिकी में भर जाते हैं, ठीक, तो जैसे ही केंचुआ पीछे की ओर खिसकता है तो जो उसमें भरे रहते हैं, फिर क्या होता है, एपिडर्मिस से एल्बुमिन एक हार्मोन होता है, उसके साथ मिलकर क्या होता है, इस कोकून में भर जाता है। जो शुक्राणु भरे होते हैं तो एपिडर्मिस से एक हार्मोन स्रावित होता है या तरल द्रव स्रावित होता है, जिसे एल्बुमिन कहते हैं, वो उसी के साथ इसके अंदर भर जाता है, मतलब शुक्राणुओं के साथ। जब उसके साथ इसमें भर जाता है और धीरे धीरे केंचुआ इसके अंदर से होकर अलग हो जाता है। अब जो द्रव और शुक्राणु इसमें भरे हैं वो अलग हो जाते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, पड़े रहते हैं, धीरे धीरे फिर उनमें ग्रोथ होता है, नया केंचुआ बन जाता है। हाँ, से होकर निकल आता है और कोकून नम मिट्टी में छूट जाता है, और कोकून नम मिट्टी में छूट जाता है। केंचुआ पूरा निकल के चला जाता है, कोकून अकेला ऐसा बचता है और नम मिट्टी में छूट जाता है। कोकून की दीवार लचीली होती है, कोकून की दीवार लचीली होती है। अतः केंचुए के शरीर से अलग होते ही, अतः केंचुए के शरीर से अलग होते ही दीवार के सिकुड़ जाने से, ये जो दीवारें होती हैं जब केंचुआ इससे अलग होता है बीच से, तो ये दीवारें जो होती हैं बीच में, दीवार के सिकुड़ जाने से
अब ये दीवारें क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं और बिल्कुल बंद हो जाती हैं। सिकुड़ जाने से कोकून के दोनों छिद्र बंद हो जाते हैं। कोकून के दोनों छिद्र बंद हो जाते हैं। नीचे वाले लाइन पे लिखना है, अंडाणुओं का निषेचन, अंडाणुओं का निषेचन तथा भ्रूणी विकास, अंडाणुओं का निषेचन तथा भ्रूणी विकास इन्हीं में होता है। मतलब अंडाणुओं का निषेचन जो होता है वो भ्रूणी विकास होता है, वो इन्हीं में होता है। एक ककून में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। एक ककून में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है। अन्य अंडाणु एवं शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। अन्य अंडाणु एवं शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। संभवतः वे विकासशील भ्रूण का भोजन बन जाते हैं। संभवतः वे विकासशील भ्रूण का भोजन बन जाते हैं। अब क्या होता है, इस कोकून में केवल एक ही भ्रूण का विकास होता है और जितने शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो इसी के अंदर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होकर वो जाते कहाँ हैं, संभवतः है, मतलब माना जाता है ऐसा कि वो इस भ्रूण का भोजन बनते हैं। उन्हीं से इस भ्रूण को क्या पोषण प्राप्त होता है, जब तक ये इस कोकून से भेदकर बाहर नहीं आता है केंचुआ, तो इसी के अंदर रहता है और इस उन्हीं से जो शुक्राणु अंडाणु नष्ट हो जाते हैं उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करता है, ऐसा माना जाता है संभवतः। ठीक, तो ये तो था निषेचन और मैथुन प्रक्रिया। ठीक, अब इसके बाद जो नया टॉपिक होगा, नहीं इसके बाद क्या है कि इसमें जो केंचुए का आर्थिक महत्व होता है वो बताना है अभी, क्योंकि कभी कभी केंचुए का जो आर्थिक महत्व है वो पूछ दिया जाता है एक एक दो दो नंबर में। तो जो कल का वीडियो होगा उसमें हम केंचुए का आर्थिक महत्व बताएंगे। ठीक, इस वीडियो में। और ये चित्र देखो, मैथुन प्रक्रिया में ये चित्र बनाना है, ये वाला मैथुन में ये चित्र बनाना है। और जब निषेचन होगा, मतलब कोकून का निर्माण और निषेचन, निषेचन में ये दोनों तीनों चित्र बनाने हैं। ठीक, जब निषेचन प्रक्रिया आप लिख लोगे तो ये तीनों चित्र बनाने हैं, मैथुन में ये बनाना है, ये ध्यान देना। और बनाते समय जितने भी खंड हैं, जितने भी खंड में नर जननांग जिस खंड में होंगे वैसे बिल्कुल सेम टू सेम आने चाहिए। अगर 18 की जगह तुमने 19 कर दिया 17 तो गलत, 18 ही में आना चाहिए। यही तो ध्यान देना पड़ता है। इसमें केंचुए में खंडों का महत्व होता है, हर खंडों का अलग अलग महत्व होता है, तो खंड वाइज खंड बनाना है आपको चित्र। ठीक है, बाकी आर्थिक महत्व कल बता देंगे। ठीक, धन्यवाद।